हेलो बच्चों, विज्ञान की हमारी क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 का विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा 6वां अध्याय चल रहा है और हमारे इस अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रमुख जैव प्रक्रम पोषण, श्वसन, वहन, इसके बारे में पढ़ा जा चुका है। अभी पिछला जो जैव प्रक्रम हमने पढ़ा था वहन के बारे में, उसमें हमने पहले जंतुओं में वहन देखा। वहन का मतलब जो भी पोषक पदार्थ शरीर के भीतर जाते हैं, जो ऑक्सीजन जाती है, वह कैसे ग्राही अंगों से कोशिकाओं तक पहुंचती है। कौन सा ऐसा तंत्र पाया जाता है जो कि उन्हें ग्राही अंगों से कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है और फिर उन कोशिकाओं में बने हुए वर्ज्य पदार्थों को वापस फिर शरीर से बाहर करने का कार्य करता है। तो बाहर करने वाले अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि क्या होता है वहन तंत्र, और साथ में हमने यह भी देखा कि पौधों में जो वहन तंत्र होता है जिसको रेगुलेट करने का काम, चलाने का काम जाइलम और फ्लोएम करते हैं। जाइलम जल का परिवहन करता है जड़ों से पौधों के पत्तियों तक, और फ्लोएम जो है वह भोज्य पदार्थों और के स्थानांतरण का कार्य करता है जो कि पत्तियों में बनता है, और पौधे के भंडारण अंगों या वृद्धि करने वाले अंगों तक उनका स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा किया जाता है। यह सारी बातें हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम एक और जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे, वह है उत्सर्जन। और क्या होता है उत्सर्जन, उसके बारे में चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उत्सर्जन सभी सजीवों में पोषण तथा श्वसन के उपरांत अनेक हानिकारक पदार्थों का निर्माण हो जाता है, और यह हानिकारक पदार्थ शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं। शरीर में बने हुए इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों को निष्कासित करना बहुत ही आवश्यक होता है। वह जैव प्रक्रम जिससे इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है, वह प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। और वह तंत्र जो कि इस प्रक्रम को पूरा करने का काम करता है, जिसकी सहायता से यह प्रक्रम पूरा होता है, वह तंत्र जो है उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, हम जानते हैं उनकी बाहरी सतह सीधे वातावरण के संपर्क में होती है, तो उनके शरीर में बनने वाले जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, वह सीधे उनकी शरीर की सतह द्वारा ही बाहरी वातावरण में चले जाते हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें इस प्रक्रम को पूरा करने के लिए एक विशेष तंत्र का विकास होता है जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यह उत्सर्जन तंत्र कई उत्सर्जी अंगों से मिलकर बना हुआ होता है, और यह उनके शरीर में बने हुए जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से मानव में उत्सर्जन के बारे में हमें पढ़ना है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र किस तरह कार्य करता है। क्या हम देख लेते हैं। मानव में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है उसके लिए फेफड़े पाए जाते हैं, एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है जो कि उत्सर्जन की क्रिया को पूरा करता है, और इसके अलावा जो सहयोगी अंग होते हैं जैसे त्वचा इत्यादि, यह भी उत्सर्जन की क्रिया को पूर्ण करने का कार्य करते हैं। लेकिन जो मुख्य उत्सर्जक अंग होता है वह होता है एक जोड़ा वृक्क। वृक्क क्या होता है, किडनी भी कहते हैं इसे, गुर्दा भी कहते हैं वृक्क को। वृक्क जो है वह उसका जो आकार होता है वह जैसे सेम का बीज होता है, सेम के बीज के आकार का होता है, और यह जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वह रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है और सेम के बीज के आकार का होता है। मानव में वृक्क के साथ मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग, यह सभी मिल करके उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। इन सभी अंगों के समूह के मिलने से जो तंत्र बनता है उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। फेफड़ों में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है और वह बाहर निकल जाती है, लेकिन जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल, यह फेफड़ों द्वारा अलग नहीं किए जा सकते हैं। फेफड़ों द्वारा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर जाती है। तो इनको अलग करने के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं। वृक्क जो है
वह रुधिर से इन्हें अलग करता है, यूरिया और यूरिक अम्ल को, जो कि मुख्य नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ माने जाते हैं। यूरिया और यूरिक अम्ल कैसे बाहर करता है यह देखें। वृक्क में बहुत सी छोटी छोटी निस्यंदन इकाइयाँ होती हैं। इन इकाइयों के समूह से मिलकर ही जो है वह वृक्क बना हुआ होता है। इन छोटी छोटी इकाइयों को वृक्काणु कहा जाता है या नेफ्रॉन कहा जाता है। जिन छोटी छोटी मतलब रुधिर को छानने वाली छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, इकाइयाँ होती हैं, जिन्हें हम वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन में क्या होता है कि उसमें पतली पतली रुधिर की नलिकाओं का जाल होता है, जो कि एक कप के आकार की संरचना में से होते हुए वह जाल गुजरता है, और उस जाल में एक तरफ से रुधिर की सप्लाई होती है, दूसरी तरफ से रुधिर बाहर निकलता है। तो जिस तरफ से सप्लाई हो रही है वह नलिका मोटी होती है, और यह जाल वाली जो नलिकाएं होती हैं वह पतली होती हैं। जब रुधिर मोटी नलिका से पतली नलिका में जाता है तो बहुत अधिक दाब उत्पन्न हो जाता है, जिससे रुधिर में उपस्थित तमाम तरल पदार्थ वह छनकर उस कप के आकार की संरचना में चले जाते हैं, जिसे हम बोमन संपुट कहते हैं। तो यह जब उसमें प्रवेश करता है रुधिर, उस जालिका में जो केशिकाओं का जाल होता है रुधिर की, उनमें प्रवेश करता है, तो वह रुधिर छनते हुए दूसरी ओर निकलता रहता है। प्रारंभ में शुरुआत में जो निस्यंद होता है उसमें से सभी जो आवश्यक पदार्थ होते हैं सब कुछ छान दिए जाते हैं, चाहे वह शरीर के लिए लाभदायक हों या हानिकारक हों। एक तरफ से सभी आवश्यक पदार्थ को रुधिर में से छान दिया जाता है। सिर्फ रुधिर कणिकाएं ही रुधिर में बचती हैं, जितना प्लाज्मा है वह सब शरीर से बाहर निकल जाता है। पानी, उस छने हुए निस्यंद में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लवण भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो चूंकि वो अगर शरीर से बाहर निकल जाएंगे तो हमारे शरीर को आवश्यक पदार्थ मिलेंगे कैसे? तो क्या होता है, छानने के बाद उस छने हुए निस्यंद जिसे कहा जाता है उसमें से फिर वह नलिका जो है वह वापस उनको अवशोषित करती है, उनका चयन करके कि कौन सा पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक है उनको वापस ले लिया जाए, और कौन सा आवश्यक नहीं उसको उसी में पड़ा रहने दिया जाए जो छान दिया गया है। तो छने हुए पदार्थ में से चयन करके पदार्थों का पुनरावशोषण होता है, जिसे हम चयनित पुनरावशोषण के नाम से जानते हैं। और यह जो पदार्थ होते हैं इनका पुनरावशोषण हो जाने के बाद जो शेष पदार्थ बचा हुआ होता है छने हुए पदार्थ में, वह मूत्रवाहिनी में ही रह जाता है। एक नली होती है जिसे हम जिनमें यह छना हुआ पदार्थ इकट्ठा होता है उसे हम मूत्रवाहिनी के नाम से जानते हैं, जो जिसमें कि यह समस्त जो मूत्र के रूप में निर्मित तरल है वह भरा हुआ रहता है। और अभी उसमें से जो आवश्यक पदार्थ है उनका चयनित पुनरावशोषण किया गया था, लेकिन जल की जो मात्रा है शरीर के लिए वह भी उसी तरल में ही उपस्थित होती है, छने हुए मूत्र में ही उपस्थित रह जाती है। तो क्या होता है कि जल की मात्रा का अवशोषण किस आधार पर होता है? शरीर में जल की कमी है कि जल की अधिकता है, क्या स्थिति है शरीर की, जल की शरीर में जो स्थिति होती है, जल की जो मात्रा होती है, उसी के आधार पर जल को पुनः अवशोषित किया जाता है। जितनी आवश्यकता होती है उतना ही अवशोषित किया जाता है, अन्यथा वह उसी बने हुए तरल मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। यह जो अतिरिक्त जल होता है, जो उत्सर्जित पदार्थ होता है जैसे यूरिया, यह सभी मूत्र के रूप में मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में एकत्र होते रहते हैं। और यह जो मूत्राशय होता है एक मांसपेशियों से बना हुआ अंग होता है, जिस पर हमारा तंत्रिकीय नियंत्रण होता है, जिसकी वजह से हम जब चाहते हैं तो समय समय पर आवश्यकता अनुसार मूत्र का शरीर से बाहर निष्कासन होता रहता है। तो यह पूरा क्रिया होती है जो उत्सर्जन की नाइट्रोजन पदार्थ जो बनते हैं यूरिया और यूरिक अम्ल, जिनका उत्सर्जन शरीर से बाहर वृक्क करता है। वृक्क की इकाइयाँ वृक्काणु या नेफ्रॉन इस क्रिया को पूरा करते हैं। पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। कैसे होती है? लेकिन पौधों में उत्सर्जन की क्रिया जानने से पहले
यह जो संरचना है इसकी हम देख लेते हैं मनुष्य में वृक्क की संरचना और उसके और कुछ आवश्यक कार्य। कृत्रिम रूप से जो आजकल वृक्क बनाया जाता है, उपयोग क्या करते हैं, कृत्रिम वृक्क की सहायता से जो हम रुधिर को छानने का कार्य करते हैं उसे हम अपोहन के नाम से जानते हैं, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में डायलिसिस कहते हैं। बच्चों या उसके लिए उपयोग किया जाता है जिसका वृक्क सही तरीके से कार्य नहीं करता है, जिसका गुर्दा या किडनी या वृक्क सही तरीके से नहीं काम करता है, तो उसके रुधिर को एक कृत्रिम रूप से बने हुए वृक्क द्वारा छाना जाता है। इस प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। क्या होता है कृत्रिम वृक्क का अपोहन? कृत्रिम वृक्क द्वारा अपोहन उत्तरजीविता के लिए वृक्क एक जैविक अंग है जो कि बहुत आवश्यक होता है शरीर के लिए। इसमें कई कारक जैसे संक्रमण, चोट के कारण भी, या वृक्क में कभी कभी रुधिर की कम सप्लाई होती है ब्लड की, तो भी वृक्क की जो क्रियाशीलता होती है वह कम हो जाती है इन सब कारणों से, या शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थों का संचय होने लगता है। इन विषैले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जब हमारा जो प्राकृतिक वृक्क हमारे शरीर के भीतर है वह कार्य नहीं करता है तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है उन विषैले अपशिष्ट पदार्थों के कारण। और वृक्क के निष्क्रिय होने की अवस्था में क्या किया जाता है, एक कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है और इस कृत्रिम वृक्क की सहायता से जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें रुधिर से जो है बाहर निकालने की क्रिया की जाती है, जिसे हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे अपोहन कहा जाता है। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से बना हुआ होता है, जैसे हमारे वृक्काणु बने होते हैं। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं और इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में फिर से पंप कर दिया जाता है और यह वृक्क के कार्य के ही तरह कार्य करता है, लेकिन एक अंतर यह होता है इसमें कोई भी पुनरावशोषण नहीं होता है। प्रायः एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है। यह एक दिन में उत्सर्जित मूत्र के जो आयतन है मूत्र का उससे बहुत ही कम होता है, जिसकी जो मूत्र की मात्रा होती है बमुश्किल 1 से 2 लीटर तक होती है, लेकिन जो शेष मात्रा क्षमती है 180 लीटर तक वह वापस फिर से शरीर में चली जाती है। सिर्फ 1 से 2 लीटर ही हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो डायलिसिस की क्रिया भी होती है, किसकी होती है, जिसका वृक्क जो है वृक्क किडनी या गुर्दा सही से कार्य नहीं करता है तो उसका कृत्रिम जो है वह अपोहन किया जाता है। कृत्रिम रूप से उसका छाना जाता है उस रुधिर को मशीन के द्वारा। इस क्रिया को हम अपोहन या डायलिसिस के नाम से जानते हैं। तो इसके भी जानते रहिए कि क्या होता है डायलिसिस, जब कृत्रिम रूप से रुधिर को छाना जाता है जिसका वृक्क कार्य नहीं कर रहा होता है। संरचना देख लीजिए वृक्क की कैसी होती है, कहाँ स्थित होता है। यह आपके महाधमनी है और उसके नीचे महाशिरा है और महाधमनी महाशिरा के अगल बगल जो है यह इसी के साथ रीढ़ की हड्डी भी होती है। इसी के अगल बगल दोनों वृक्क लगे हुए होते हैं। हम देख रहे हैं इसका आकार जो है वह सिम के बीच का आकार होता है और इसमें से रक्त जाता है महाधमनी से और महाशिरा से इससे वापस निकलता है। दोनों महाधमनी और महाशिरा इससे जुड़ी हुई होती हैं और इससे 2 नलियां देख रहे हैं निकल रही हैं। ये दोनों नलियां जिन्हें हम मूत्रवाहिनी कहते हैं, या इस वृक्क में छने हुए मूत्र को छान कर कहाँ पहुँचाती हैं, मूत्राशय में पहुँचाती हैं। यहाँ से मूत्र मार्ग के शरीर से बाहर निकल जाता है। यह होता है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। इसका चित्र आप लोग बना लीजिएगा कैसे बना हुआ होता है इसके नाम के साथ। इसके बाद एक जो वृक्काणु होता है उसकी संरचना किस तरह होती है यह भी समझना जरूरी है। एक वृक्काणु की संरचना, इसमें एक नली होती है। यह एक कप के आकार की संरचना है जिसे
ग्लोमेरुलस कहा जाता है, जिसमें गुच्छा होता है रुधिर की केशिका, पतली पतली नलिकाओं का जाल होता है, इसे हम कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह ग्लोमेरुलस जो होता है वह एक कप के आकार की संरचना के भीतर स्थित होता है, जिसे बोमन संपुट कहा जाता है। और यह बोमन संपुट उस टेढ़ी मेढ़ी वृक्काणु की जो नलिकाकार भाग होता है उससे जुड़ा रहता है। इसी में रुधिर से छनकर तरल पदार्थ एकत्र होता रहता है। और यह जो जाल है, यह नलिका है, वृक्क की सिरा रेखा से आगे बढ़ते हुए जो धमनी है वह पुनः उसमें अधिक रूप से छने हुए जो तरल है, निस्यंद है, उसमें से आवश्यक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है। शेष बचा हुआ पदार्थ जो है वह संग्राहक वाहिनी में आकर एकत्र हो जाता है या सीधे मूत्राशय में पहुंच जाती है। तो किस तरह संरचना होती है इसको समझ लीजिए कि कैसे एक तरफ से रुधिर आ रहा है, जाल में यहाँ छन रहा है, छनने के बाद चूँकि पूरा छान दिया जाता है, यह रुधिर इसके माध्यम से आगे बढ़ता है और यह जो छना हुआ पदार्थ इस वृक्काणु की जो नलिकाकार भाग है इससे आगे बढ़ता है। छना हुआ पदार्थ दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, यह धमनी और यह नलिका। तो जहाँ यह आसपास क्या करते हैं कि इस वृक्काणु जो नलिका वाला भाग है वृक्काणु का, जिसमें छना हुआ तरल है, उसमें से निकल करके आवश्यक पदार्थ फिर इसी रुधिर में चले जाते हैं और इस सिरा से होते हुए, वृक्क सिरा से होते हुए वापस निकल जाते हैं। तो यह एक जो सर्कुलेशन है वह तरल पदार्थ का और उत्सर्जी आवश्यक अनावश्यक पदार्थों का वह अलग हो जाता है रुधिर से और शुद्ध रुधिर शरीर में फिर से दौड़ने लगता है। तो यह दोनों चित्र भी आपको अपनी कॉपी पर बना लेना है और यह कृत्रिम अपवहन क्या है इसको भी अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि पौधों में किस तरह उत्सर्जन की क्रिया होती है, पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। पौधों में बहुत ज़्यादा कोई विशेष रूप से विकसित उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ न कुछ उपापचयी क्रियाओं के उपरांत वर्ज्य पदार्थ पौधों में भी बनते हैं। यह वर्ज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों द्वारा उत्सर्जित किए जाते रहते हैं। इनमें कोई व्यवस्थित उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता है। श्वसन के उपरांत जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसे फिर से उपयोग कर लेते हैं। हम जानते हैं कि वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं भोजन बनाने में। तो वह उनके द्वारा श्वसन के में उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है अधिकांशतः प्रयुक्त कर ली जाती है उनके द्वारा। दूसरे जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं वह जैसे रेजिन और गोंद, यह सब नाइट्रोजनी पदार्थ हैं पौधों में बनने वाले। यह क्या होते हैं, यह जाइलम ऊतकों में संचित होते जाते हैं और कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो पत्तियां लगातार गिरती रहती हैं उसके साथ भी पौधे से उन पत्तियों में आकर संचित हो जाते हैं और पत्तियां पौधे से जब अलग होती हैं तो वह नाइट्रोजनी वह वर्ज्य पदार्थ भी पौधों से अलग हो जाता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो आसपास की मृदा है उसमें भी पौधों द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं सीधे शरीर की सतह द्वारा। तो पौधों में बहुत ही सामान्य तरीके का उत्सर्जन पाया जाता है। तो यह था आज का जो हमारा टॉपिक था, उत्सर्जन तंत्र, एक जैव प्रक्रम। उसके बारे में आपको बताया गया खूब अच्छे से किस तरह वृक्क काम करता है, वृक्क गुर्दा या किडनी की आंतरिक संरचना क्या होती है, कैसे कार्य करता है और कैसे उसमें से पुनरावशोषण होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी और पौधों में किस तरह उत्सर्जन होता है चित्र के साथ हमने समझा। ये सारी बातें आशा करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके हमसे क्लियर कर लें जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और इस नोट्स को बार बार पढ़ें। फिर भी क्लियर नहीं होता है तो कमेंट करें, हम उसको बताएंगे कि आपको क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। बाकी घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।